अध्याय 1 यूचे ज्योचे। यूचे की चेतना धीरे धीरे जागृत हुई। क्या हो रहा है? ऐसा कैसे है कि मैं मरी नहीं हूं? मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने क्लाउड्स एंड क्लिफ से छलांग लगाई थी। मैं अब भी जीवित कैसे रह सकता हूं? कहीं मेरे शरीर में दर्द तो नहीं हो रहा? और मुझे जरा सी भी तकलीफ महसूस नहीं हो रही? ये कैसे हो रहा है? युनचे ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और जल्दी से उठकर बैठ गया। उसने खुद को आरामदायक मुलायम बिस्तर पर पाया, जिसके ऊपर एक लाल बैनर लटका हुआ था जो उत्सव जैसा माहौल दे रहा था। आह! छोटा चे, तुम जाग गए। उसके कान से एक लड़की की आश्चर्य भरी हांफने की आवाज सुनाई दी और वही लड़की उसकी दृष्टि के सामने आ गई। हरे कपड़े पहने लड़की एक नजर में 15-16 साल की लग रही थी। आकर्षक गुलाबी होंठ और नाजुक नाक के साथ वह बर्फ की तरह गोरी थी। पारभासी झरने के पानी के तालाब की तरह साफ और पारदर्शी आंखों से गहरे आश्चर्य का एक मर्मस्पर्शी रूप व्यक्त हो रहा था। उसके चेहरे पर चमकदार सौम्यता और कोमलता झलक रही थी। इतनी कम उम्र में उसने पहले से ही इतना आकर्षण प्रदर्शित किया है, तो कौन संभवतः कल्पना कर सकता है कि भविष्य में वह किस प्रकार की सुंदरता होगी। पास की लड़की को घूरते हुए यूचे ने करीब से देखा और अनजाने में उसके मुंह से 2 शब्द निकल गए, छोटी चाची। गोरी लड़की ने अपने जेड जैसे हाथों को यूचे के माथे पर उठाया और जल्द ही शांत हो गई। प्रसन्न भाव से वह बोली, कितना सुखद है, आपका तापमान लगभग सामान्य हो गया है। तुमने मुझे लगभग मौत तक डरा दिया। लिटिल चे, क्या तुम ठीक हो? अगर तुम्हें कहीं भी असहज महसूस हो तो मुझे बताओ। लड़की की गहरी चिंता से भरी आंखों के सामने यूचे ने अपना सिर हिला दिया। वह खाली नजर से अंतरिक्ष की ओर देखता रहा। थोड़ी देर यहीं आराम करो, मैं जाकर तुम्हारे दादाजी को बता दूंगा कि तुम जाग रहे हो। आज तुम्हारा दिन है। जब आप बेहोश हो गए तो आपके दादाजी लगभग पागल हो गए और व्यक्तिगत रूप से आपके लिए डॉक्टर सीटू को खोजने गए। लड़की इतनी जल्दी में थी कि उसे यूचे की वर्तमान स्थिति की असामान्यता का ध्यान नहीं आया। उसने यूचे के कंधों को धक्का दिया, उसे बिस्तर पर वापस लेटने का संकेत दिया और जल्दी से चली गई। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ यूचे बिस्तर पर बैठ गया। उसके हाथ उसके सिर को पकड़ रहे थे। यह सुदूर पूर्व के शहरों में से एक था जो गहरे आकाश महाद्वीप के साथ साम्राज्यों में से एक फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में स्थित था। और वह जियो कबीले के 5वें बुजुर्ग जियोचे का एकमात्र पोता था। वह इसी वर्ष 16 वर्ष का हुआ था। यही उनकी वर्तमान पहचान थी। अचानक उसकी स्मृति एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट की 20 या उससे अधिक वर्षों की स्मृति के साथ ओवरलैप हो गई और वह असमंजस में पड़ गया। यदि मैं जियोचे हूं तो मेरे पास एज्योर क्लाउड महाद्वीप की यादें क्यों हैं? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने एज्योर क्लाउड महाद्वीप में मरने के बाद इस शरीर की यात्रा की थी? नहीं, मैं स्पष्ट रूप से जियोचे हूं। यह पूरा कमरा मुझसे परिचित है और मुझे अपने बचपन की सभी घटनाएं स्पष्ट रूप से याद हैं। मेरी स्मृति से सब कुछ व्यक्तिगत अनुभव से था और ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं दूसरे की स्मृति चुरा सकूं। तो क्या एज्योर क्लाउड महाद्वीप की हर चीज महज एक सपना थी? क्या क्लाउड्स एंड क्लिफ से कूदने के बाद ही मैं सचमुच जाग पाया था? लेकिन एज्योर क्लाउड महाद्वीप में रहने की यादें दिन की तरह स्पष्ट थीं। प्यार और नफरत के वो 24 साल महज एक सपना कैसे हो सकते हैं? क्या तमाशा चल रहा है? यूचे। वर्तमान जियोचे काफी देर तक शांत रहा और वह धीरे धीरे शांत हुआ और अपने विचारों को व्यवस्थित किया। अभी भी सुबह हो चुकी थी और आसमान पूरी तरह से चमकीला नहीं था। आज उनकी और जिया कबीले की शादी का बड़ा दिन था। 2 घंटे पहले उसकी छोटी चाची ने उसे जगाया और शादी का लाल जोड़ा पहनाया। उसने वह दलिया खाया जो उसकी छोटी चाची ने खुद बनाया था और उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं। वह अब तक नहीं जागे। उसके होठों से एक अजीब सी गंध आई और जियोचे के होंठ थोड़े सिकुड़ गए। उसकी अभिव्यक्ति धूमिल हो गई। यह है मर्डरिंग हार्ट पाउडर। उन वर्षों में जब वह एज्योर क्लाउड महाद्वीप पर रहता था,
अपने शरीर में स्काई पॉइजन पर्ल के साथ यूचे ने पूरी दुनिया में मौजूद सभी जहरों के बारे में सीखा और यह कहा जा सकता है कि ऐसा कोई जहर नहीं था जिससे वह परिचित न हो। वह जहर का नाम और असर एक झटके से पहचान सकता था। साथ ही आकाश विष मोती के कारण वह अभेद्य था। उन्हें किसी भी जहर से कोई नुकसान नहीं हो सकता था, चाहे वह कितना भी जहरीला क्यों न हो। मर्डरिंग हार्ट पाउडर एक अनोखी सोल घास और चेरी सेब के पेड़ की बैंगनी धारियों को मिलाकर बनाया गया था। पानी में घुलने पर जहर रंगहीन और स्वादहीन होता था। जहर शरीर में प्रवेश करने के 10 सेकंड बाद एक व्यक्ति की जान चली जाती थी और किसी को भी मौत का कारण पता नहीं चलता था, क्योंकि यह भी एक ट्रेसलेस जहर था। जियोचे की आंखों में बादल छा गए और वह तुरंत समझ गया कि क्या हुआ था। novelfullbook.com की यह सामग्री, यदि आप यह सामग्री पढ़ रहे हैं तो कृपया पढ़ना जारी रखने के लिए वेबसाइट novelfullbook.com पर जाएं। प्रति घंटा सबसे तेज अपडेट। वास्तव में वह सचमुच बेहोश नहीं हुआ था। इसके बजाय उसने मर्डरिंग हार्ट पाउडर युक्त दलिया पी लिया और उसे जहर देकर मार दिया गया। उनका जन्म एज्योर क्लाउड महाद्वीप में हुआ था, लेकिन क्लाउड एंड क्लिफ से छलांग लगाने के बाद वह वास्तव में एक मृत शरीर के अंदर इस दुनिया में पुनर्जन्म हुआ था। अगर कोई इसे सुनता तो ऐसा लगता जैसे यह एक काल्पनिक कहानी थी, लेकिन यही एकमात्र कारण था जिसकी जियोचे कल्पना कर सकता था। 1 मिनट रुकिए। अगर सचमुच ऐसा होता तो इस शरीर में विषरोधी क्षमता नहीं होनी चाहिए। वह अपने होठों पर मर्डरिंग हार्ट पाउडर से कैसे सुरक्षित था, जबकि पिछले शरीर के मालिक की बहुत समय पहले मृत्यु नहीं हुई थी। उसके बाएं हाथ की हथेली से थोड़ा अजीब सा एहसास हुआ। जियोचे ने अपना बायां हाथ उठाया और यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उसकी हथेली पर एक गोलाकार हरे रंग का निशान था। यह आकार, यह रंग, यह आकार स्पष्ट रूप से स्काई पॉइजन पर्ल के समान था। क्लाउड्स एंड क्लिफ से कूदने से पहले उसने स्काई पॉइजन पर्ल को बुरी तरह से निगल लिया था, लेकिन वास्तव में उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या होगा। उसके हाथ पर यह निशान अप्रत्याशित रूप से स्काई पॉइजन पर्ल था और यह वास्तव में उसके साथ इस दुनिया में आ गया। मानो अचेतन स्थिति में जियोचे ने स्काई पॉइजन पर्ल को देखा और अवचेतन रूप से फुसफुसाया, आकाश विष मोती। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, उसकी हथेली पर बने हरे निशान से अचानक हरी रोशनी निकली। तुरंत ही उसे हल्का सा चक्कर आया और उसने अनजाने में अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने उन्हें खोला तो उसकी पूरी दुनिया हरे रंग से भर गई। हरे रंग की यह दुनिया विस्तृत और खुली थी। देखने के लिए कोई सीमा नहीं थी और इस पूरे स्थान पर स्काई पॉइजन पर्ल की एक धुंधली आभा थी। काफी देर तक चकित रहने के बाद जियोचे को समझ आया कि वह स्काई पॉइजन पर्ल के अंदर की दुनिया में प्रवेश कर चुका है। किसने सोचा होगा कि स्काई पॉइजन पर्ल के अंदर इतनी विस्तृत और खुली दुनिया होगी। इससे भी अधिक अकल्पनीय बात यह थी कि परिणाम के बारे में सोचे बिना स्काई पॉइजन पर्ल खाने के बाद स्काई पॉइजन पर्ल वास्तव में उसके साथ यात्रा कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह उसके शरीर का हिस्सा बन गया है। अगर अंदर जाने का कोई रास्ता था तो बाहर निकलने का भी रास्ता होना चाहिए। जियोचे ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित किया। अचानक हरे रंग की दुनिया तेजी से खत्म हो गई और जब उसने फिर से अपनी आंखें खोलीं तो उसकी दृष्टि में वह कमरा था जिससे वह परिचित था। अपनी हथेली में हल्के हरे निशान को घूरते हुए जियोचे धीरे से मुस्कुराया। हालांकि यह ज्ञात नहीं था कि यह हास्यास्पद घटना क्यों घटी। न केवल उसने पुनर्जन्म लिया था, बल्कि दोनों जीवन की यादें भी बरकरार रखीं। शायद भगवान भी 2 जिंदगियों का दुख नहीं देख सके, उन्हें दया आ गई और उन्होंने उसे फिर से जीने का मौका दे दिया। यूचे एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट के अनगिनत सबसे मजबूत व्यक्तियों के उत्पीड़न का शिकार था। हालांकि अंत में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उन्होंने अपने दम पर दुनिया को हिला दिया। वह कितना विस्मयकारी और आश्चर्यजनक था। हालांकि अभी उनका शरीर औसत ही था। नहीं, बिना रोक-टोक के कहें तो इसे कमजोरी का प्रतीक माना जा सकता है। गहन आकाश महाद्वीप में गहन शक्ति सबसे महत्वपूर्ण थी। हालांकि जियोचे का जन्म जियो कबीले में हुआ था और वह सबसे मजबूत 5वें बुजुर्ग जियोलाई का पोता भी था, उसकी गहन शक्ति अभी भी प्राथमिक गहन क्षेत्र के पहले स्तर पर थी,
भले ही वह पहले से ही 16 वर्ष का था। उन्होंने 7.5 साल की उम्र में प्रशिक्षण शुरू किया, 8 साल की उम्र में एलिमेंट्री प्रोफाउंड के पहले स्तर में प्रवेश किया और फिर पूरे 8 साल तक सुधार नहीं किया। जियो कबीले के सभी लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। बाद में जियोली ने फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के शीर्ष श्रेणी के डॉक्टर सीटू को अपने शरीर की जांच करने के लिए आमंत्रित किया और आश्चर्यजनक रूप से पाया कि जियोचे क्षतिग्रस्त गहरी नसों के साथ पैदा हुआ था। क्षति इतनी गंभीर थी कि उससे उबरना लगभग असंभव था। इस स्थिति में जियोचे प्राथमिक गहन क्षेत्र के पहले स्तर पर स्थिर हो जाएगा और चाहे वह कितनी भी मेहनत कर ले, वह कभी भी आगे सुधार नहीं कर पाएगा। भले ही उसने अपना जीवन दांव पर लगाकर प्रशिक्षण लिया हो, वह अपने पूरे जीवन में प्राथमिक गहन क्षेत्र के पहले स्तर पर रहेगा। इस प्रकार का व्यक्ति निर्विवाद रूप से प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप में सबसे कम अस्तित्व वाला था और जियो कबीले के भीतर पूरी तरह से हंसी का पात्र था। यदि उसके दादा जियोली जियो कबीले में सबसे मजबूत नहीं होते, जिन्हें फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में सबसे मजबूत भी कहा जा सकता है, तो कोई भी उनके खिलाफ नजर नहीं रखता। जियो कबीला उन 3 प्रमुख परिवारों में से एक था जिन्होंने फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में गहन तरीकों से प्रशिक्षण लिया और उनकी असीमित मजबूत संस्थाएं थीं। एक ही पीढ़ी से आने वाले युवाओं की बड़ी संख्या में जियोचे को एक अनावश्यक अस्तित्व कहा जा सकता है। भले ही किसी दिन उनकी मृत्यु हो जाए, कुछ लोगों को छोड़कर किसी को इसकी परवाह नहीं होगी। लेकिन आज कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने वास्तव में अत्यंत कठिन और महंगे मर्डरिंग हार्ट पाउडर का उपयोग करके उसकी हत्या करने की कोशिश की। जियोचे को अब स्पष्ट रूप से इसका कारण पता था, क्योंकि आज उसकी और जिया क्विंग्यू के बीच शादी का दिन था। जिया क्विंग्यू उसकी ही उम्र की होने के कारण 16 साल की थी। हालांकि इतनी कम उम्र में उसकी गहन शक्ति प्राथमिक गहन क्षेत्र के 10वें स्तर तक पहुंच गई थी, लगभग प्राथमिक स्तर से बाहर निकलकर नवजात गहन क्षेत्र में कदम रख रही थी। वह 100 वर्षों में अकेली थी। That had reached this level of profound strength at the age of 16 in the XIA clan. There were even rumors that if she continued to develop this way, she would be the first person in the history of the XIA clan to ever step into the Earth Profound realm a few decades later, or may even be able to reach the Sky Profound realm that no one in Floating Cloud City had even thought of reaching in the past few centuries. More importantly, she was not only shockingly astute, but also extremely beautiful, and was considered to be the most beautiful girl by all of Floating Cloud City. All of Floating Cloud City's youths with some level of competency drooled over her. If the XIA clan started looking for grooms, the line waiting would probably be long enough to stretch between the south and north gates of Floating Cloud City. This pinnacle of a girl with both intelligence and beauty in the Floating Cloud City was actually marrying the generation's most worthless youth with no future at all. Who knew how many people were stomping their feet in anger and jealousy? This was wholly a case of a dazzling lotus flower planted on a pile of manure that no one would even bother to look at. The ones that had unrequited love for XIA Kingyu of course held both extreme jealousy and hatred towards XIA Oche. Even more were unwilling to give up, and would try to assassinate him by poison. As the current XIAOche thought about it, this situation didn't seem to be bizarre at all. Women are really the root of troubles. XIAOche got off the bed, stood up, and soliloquized. But as he thought of the beauty and charm of XIA Kingyu that could tip over a whole city, he opened his mouth and laughed heartily. Still, I get to marry such a bride, this really is a good beginning. अध्याय 2 नियंत्रण खोना। इस समय वह एक कमरे में लाल शादी का जोड़ा पहने हुए था, जो हर जगह डबल खुशी लाल कपड़े से ढका हुआ था। कल रात उनके दादा जियोली और उनकी चाची जियोलिंगसी ने व्यक्तिगत रूप से इस हस्तशिल्प की व्यवस्था की। उनके शयन कक्ष को विवाह कक्ष में तब्दील कर दिया गया था। अचानक दरवाजा खुला और एक अलौकिक आकृति तेजी से अंदर आई। जियोचे तुरंत उठ खड़ा हुआ और मुस्कुराया, छोटी चाची, क्या दादाजी वापस आ गए हैं? जियोलिंगशी जियोली की बेटी थी जब वह अधेड़ उम्र का था। हालांकि वह जियोचे की चाची थी, वह इस साल केवल 15 वर्ष की हुई थी और जियोचे से 1 वर्ष छोटी थी। वह अभी भी काफी छोटी थी,
लेकिन उसकी सुंदरता पहले से ही मनमोहक थी। उसकी गहरी ताकत एलिमेंट्री प्रोफाउंड दायरे के शुरुआती छठे स्तर पर थी, लेकिन भले ही तुलना करने पर वह जियाक विंग्यू के बराबर नहीं थी, लेकिन यह उतना बुरा नहीं था क्योंकि वह जियो कबीले के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति थी और उसे बहुत सम्मान दिया जाता था। ओह चियर, तुम अंततः जाग गए। जियोली के प्रवेश करते ही एक सौम्य आवाज पूरे कमरे में फैल गई। जियोचे को पहले से ही सामान्य रंगरूप के साथ बिस्तर से बाहर देखकर जियोली ने थोड़ा आराम किया। उनके पीछे उनके हाउसकीपर जियाओ होंग और फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के नंबर 1 डॉक्टर सीटू थे। यह अच्छा है कि आप जाग गए हैं और अब बीमार नहीं दिखते, लेकिन डॉक्टर सीटू को आपकी जांच करने दीजिए। आज आपकी शादी का दिन है और हमसे थोड़ी सी भी गलती नहीं हो सकती। डॉक्टर सीटू कृपया आगे बढ़े। जियो लाई अपने भाषण के दौरान एक ओर हट गए। डॉक्टर सीटू ने अपनी दवा की पेटी मेज पर रखी और जियोचे के सामने बैठ गए और जियोचे की कलाई पर नाड़ी पर उंगली उठाने के लिए अपने हाथ उठाए। थोड़ी देर बाद उसने जियोचे से अपना हाथ हटा लिया। डॉक्टर सीटू, जियोचे की हालत कैसी है? क्या यह गंभीर है? जियो लिंगशी ने चिंतित होकर पूछा। उसके चेहरे पर भयावह घबराहट झलक रही थी। हालांकि वह कुछ नहीं बोला। जियो लाई गंभीर लग रहा था और उसके चेहरे पर एक उग्र भाव था। उसे कैसे पता नहीं चला कि जियोचे का अचानक गिरना अजीब था। डॉक्टर सीटू का चेहरा धीरे धीरे चमक उठा और मुस्कुराहट में बदल गया। बुजुर्ग जियो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके पोते की शारीरिक स्थिति उत्कृष्ट है। उन्हें कोई बड़ी बीमारी या मामूली सर्दी भी नहीं है। शायद आपका पोता बेहोश हो गया क्योंकि वह इतना घबराया हुआ और उत्तेजित था कि उसका खून उसके सिर तक पहुंच गया। आखिरकार आपका पोता जिया कबीले की बेटी से शादी कर रहा है, जो फ्लोटिंग क्लाउड सिटी की नंबर 1 सुंदरी है। हो। हालांकि डॉक्टर सीटू ने अपनी अवमानना को छुपाने की कोशिश की, लेकिन उनके शब्दों से उनका अफसोस जाहिर हो गया। एक प्रतिभाशाली महिला का एक ऐसे निकम्मे व्यक्ति से विवाह करना जिसका कोई भविष्य नहीं है, किसी के लिए भी इसे स्वीकार करना वास्तव में कठिन था। ये तो अच्छी खबर है। जियोली ने राहत की सांस ली और विचार में सिर हिलाया। डॉक्टर सीटू के लिए इतनी सुबह इतनी जल्दी खींच पाना कठिन होगा। हम डॉक्टर सीटू को आराम करने के लिए लिविंग रूम में ले जाओ। यह ठीक है, डॉक्टर सीटू ने अपना हाथ हिलाते हुए जवाब दिया और अपनी दवा की पेटी उठाई। चूंकि आपका पोता ठीक है, इसलिए मैं छुट्टी ले लूंगा। फ्लोटिंग क्लाउड सिटी की सबसे उत्कृष्ट पोती भू से मिलने पर एल्डर जियो को बधाई। मैं नहीं जानता कि इस समय कितने लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे। हाँ, विदाई। तुम्हें शादी में शराब पीने के लिए आना याद रखना चाहिए। हम डॉक्टर सीटू को बाहर ले जाओ। चियर, क्या तुम सचमुच ठीक हो? क्या आपको कहीं भी अस्वस्थता महसूस होती है? डॉक्टर सीटू के चले जाने के बाद जियोली अभी भी आश्वस्त नहीं थी और सोच में डूबी हुई थी। जब जियोचे अचानक गिर गया तो उसका तापमान गिर गया और उसकी जीवन शक्ति खत्म हो गई। यह सिर्फ अति उत्साहित होने का नतीजा नहीं हो सकता। जियोचे की वर्तमान स्वस्थ स्थिति को देखते हुए वह वास्तव में अभी ठीक लग रहा था, लेकिन जियोलाई अभी भी अपने दिल में गहरे उस छोटे से संदेह को दूर नहीं कर सका। मैं सचमुच ठीक हूं दादाजी, आप निश्चिंत रहें, जियोचे ने सहज भाव से कहा। जैसे ही उसने जियोली की ओर देखा तो उसकी नाक खुद को रोक नहीं पाई और अचानक उसकी नाक में खटास आ गई और उसे सफेद बालों से भरे सिर के साथ एक चिंतित चेहरा दिखाई दिया। जियो कबीले में 5 बुजुर्ग शामिल थे और हालांकि जियोली 5वां बुजुर्ग था, वह कबीले में सबसे मजबूत था। 5 साल पहले उन्होंने स्पिरिट प्रोफाउंड रियलम के 10वें स्तर की सीमा में प्रवेश किया। वह अब स्पिरिट प्रोफाउंड दायरे के 10वें स्तर के शिखर पर था और उसे ट्रू प्रोफाउंड दायरे में प्रवेश करने का अवसर मिला, एक ऐसा स्तर जिसका अनगिनत लोगों ने सपना देखा था। जियोली इस वर्ष प्रोफाउंड स्पिरिट दायरे में 10वें स्तर की ताकत के साथ केवल 55 वर्ष का था, लेकिन उसके सभी बाल पहले ही सफेद हो चुके थे। जियोचे जब भी सफेद बालों से भरे इस सिर को देखता था तो उसका दिल यह देखकर कड़वा हो जाता था। फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में रहने वाले सभी लोगों को यह पता था कि जियोली के मध्य आयु के बाद से सफेद बाल क्यों थे। उनके इकलौते बेटे जियोचे के पिता जियो यिन को फ्लोटिंग क्लाउड सिटी का नंबर 1 जीनियस कहा जाता था।
17 साल की उम्र में वह नेसेंट प्रोफाउंड दायरे में प्रवेश कर गए। 20 साल की उम्र में वह नेसेंट प्रोफाउंड दायरे के 5वें स्तर पर पहुंच गया। 23 साल की उम्र में उन्होंने नेसेंट प्रोफाउंड दायरे को तोड़ दिया और फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के सभी लोगों को चौंकाते हुए ट्रू प्रोफाउंड दायरे में प्रवेश किया। वह जियो कबीले का गौरव बन गया, साथ ही जियोलाई का भी। गर्व और खुशी। लगभग सभी का मानना था कि जब जियो यिंग अधेड़ हो जाएगी तो वह जियो कबीले का नेतृत्व प्राप्त करने के लिए योग्य सबसे अच्छा उम्मीदवार होगा। दुर्भाग्य से, शायद इसलिए कि भगवान प्रतिभाशाली लोगों से ईर्ष्या करते थे, जियोचे के जन्म के 1 महीने बाद ही जियो यिंग के जीवन पर हत्या का प्रयास किया गया था। उससे कुछ दिन पहले जियो यिंग ने जिया कबीले की बेटी की भी जान बचाई थी। इस बचाव के बाद जियो यिंग अपनी आधी ताकत के साथ ही हत्यारों का मुकाबला कर सका और उसने अपनी अंतिम सांस ली। अपने प्यार को खोने के गम में उसकी पत्नी का दिल टूट गया और वह जल्द ही उससे मिलने गई। अपने बेटे को खोने के भारी सदमे के कारण जियोली के बाल रातों रात सफेद हो गए। 9 महीने बाद जियो लिंगसी का जन्म हुआ। उनकी मां को भी अपने इकलौते बेटे को खोने का कष्ट सहना पड़ा और 1 महीने बाद अवसाद से उनकी मृत्यु हो गई। कोई नहीं जानता था कि जियोली ने अपने बेटे और पत्नी दोनों के निधन के बाद वर्षों तक अपना जीवन कैसे बिताया। उसके हल्के सफेद बालों में अथाह दुहक, घृणा और गहरा अवर्णनीय दुहक समाहित था। आज तक जियोली को अपने बेटे के हत्यारे का पता नहीं चल पाया है। बाद में उसने अपनी सारी आशाएं और इच्छाएं जियोचे पर डाल दीं। लेकिन उसके क्षतिग्रस्त गहरी नसों के साथ पैदा होने का क्रूर सत्य अचानक बिजली की तरह उसके जीवन में प्रवेश कर गया और चला गया। हालांकि अपने निराश पोते का सामना करते हुए जियोली ने कभी भी निराशा या रोष का कोई संकेत नहीं दिखाया। उनके दृष्टिकोण में टूटी हुई गहरी नसों के साथ पैदा होने का मतलब था कि भाग्य अनुचित था और इस तरह के अन्याय के कारण उनकी निंदा नहीं की जानी चाहिए। उसे जियोचे के प्रति उदासीन नहीं होना चाहिए या उसका उपहास नहीं करना चाहिए, बल्कि इसकी भरपाई के लिए उससे और अधिक प्यार करना चाहिए। वर्षों से वह हमेशा क्षतिग्रस्त गहरी नसों की मरम्मत के लिए किसी भी संभावित तरीके की तलाश कर रहे थे। हालांकि गहरी नसें किसी की गहन शक्ति की जीवन रेखा थीं, इसे इतनी आसानी से कैसे ठीक किया जा सकता है। हालांकि जियोचे को दूसरों द्वारा नजरअंदाज किया गया था और बड़े होने के दौरान उसे दूसरों की उपहास भरी निगाहों का सामना करना पड़ा था, फिर भी वह ऐसे दादा को पाकर खुद को भाग्यशाली महसूस करता था। जियोली के छेदने वाले सफेद बालों को देखकर जियोचे की आंखें धीरे धीरे तेज हो गईं। चूंकि देवताओं ने मुझे यह दूसरा मौका दिया और मुझे अपनी दोनों यादें रखने दी, भले ही यह केवल मेरे दादाजी को आराम देने के लिए हो, मुझे सख्ती से जीना होगा। तो क्या हुआ अगर मेरी गहरी नसें टूट गईं? मैं एक चिकित्सा संत का उत्तराधिकारी हूं। जब तक मुझे सही दवा मिलती है, 3 सप्ताह की छोटी अवधि में मैं अपनी गहरी नसों को पूरी तरह से सामान्य स्थिति में वापस ला सकता हूं। आप ठीक हैं, यह सुनना अद्भुत है। उसे देखकर जियोली को अंतः निश्चिंतता हुई। चमकते आकाश की ओर देखते हुए वह बोला, चियर, घंटा निकट है। तुम अपनी तैयारी करो, जब तक मैं शादी की टीम का प्रबंध करता हूं। ओह ठीक है, क्या तुम घुड़सवारी करना चाहते हो या गाड़ी में बैठना चाहते हो? यदि वह कल का जियोचे होता तो उसने निश्चित रूप से गाड़ी का उत्तर दिया होता। हालांकि वह एक बुजुर्ग का एकमात्र पोता था, लेकिन उस दर्जे के बिना उसे बेकार कहा जा सकता था, क्योंकि उसमें और जिया क्विंग्यू के बीच जमीन आसमान का अंतर था। जिया कबीले के लिए अपनी दुल्हन की राह पर, इसमें कोई संदेह नहीं था कि उसे अनगिनत उंगलियों का सामना करना पड़ेगा और ईर्ष्या और अफसोस की कई झलकियां भी झेलनी पड़ेंगी। कोई कल्पना कर सकता है कि यदि किसी का ऐसी नकारात्मक भावना से आमना सामना हो तो कैसी भावनाएं उभरेंगी। जियोचे ने हल्की सी मुस्कान के साथ हंसते हुए कहा, बेशक मैं घोड़े पर सवार हूं। आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है दादा। जिया क्विन के कुलीन हो सकती हैं, लेकिन उनका हमारे जियो परिवार की बहू बनना पहले से ही तय है। मैं खुले तौर पर उसके घर गरिमा और सम्मान के साथ शादी करूंगा ताकि तुम्हें बदनामी न झेलनी पड़े। जियोली की अभिव्यक्ति में देरी थी, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा होगा कि उसका पोता ऐसी बात कहेगा। फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और उसने धीरे से सिर हिलाया, अच्छा।
केवल एक शब्द से ही उसकी गहरी संतुष्टि झलक उठी। जियो लाई कमरे से बाहर निकली और धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही जियो लाई चली गई, जियो लिंगशी जियोचे के सामने खड़ी हो गई और अपने होठों को सिकोड़ लिया। उसका चेहरा उदासी से विकृत हो गया। वह बोली, तो आप वास्तव में इस शादी के लिए उत्साहित हैं और मुझे आपके लिए व्यर्थ चिंतित कर रहे हैं। आप स्पष्ट रूप से जिया क्विंग्यू से इतनी बार नहीं मिले हैं, लेकिन आप पहले से ही उसके शौकीन हैं। ओह ठीक है, वह हमारे फ्लोटिंग क्लाउड सिटी की नंबर 1 सुंदरता है। हो जियोचे ने जल्दी से अपने हाथ आगे पीछे लहराए। यह कैसे संभव है? जिया क्विंग्यू काफी सुंदर है, लेकिन मुझे लगता है कि छोटी चाची अधिक सुंदर है। अगर मैं सच में उनकी वजह से बेहोश हो गया होता, तो मैं इस जीवन में न जाने कितनी बार बेहोश हुआ होता, क्योंकि छोटी चाची तो हर दिन मेरे साथ ही होती हैं। हे जियो लिंगशी के चेहरे पर तुरंत एक मीठी मुस्कान आ गई और वह खिलखिला उठी। आप जानते हैं कि मुझे खुश करने के लिए क्या कहना चाहिए। यह ठीक है अगर जियोचे उससे शादी करने की जल्दी में बेहोश हो गया, क्योंकि जिया क्विंग्यू उतनी ही खूबसूरत है, वह प्रतिभाशाली है। जिया कबीला फ्लोटिंग क्लाउड सिटी का सबसे धनी कबीला भी है, इसलिए बहुत सारे लोग हैं जो उससे शादी करने का सपना देखते हैं। हालांकि अंत में वह मेरे परिवार की जियोचे से शादी करने जा रही है। इस समय जियो लिंगशी के चेहरे पर गर्व का भाव था। फिर उसकी आंखें उदास हो गईं और उसकी आवाज धीमी हो गई। मुझे लगता है कि यह दिन इतनी जल्दी आ गया। लिटिल चे की पहले ही शादी होने वाली है। पाउंड पाउंड दरवाजे पर दस्तक के बाद पुराने गृहस्वामी जियो होंगकांग की आवाज आई। युवा मास्टर, अब अपनी दुल्हन से मिलने और जाने का समय लगभग हो गया है। आह! पहले से ही जियो लिंगशी ने जियोचे के कपड़ों पर नजर डाली और अचानक चिंतित दिखे। अंकल होंग, थोड़ी देर और रुकिए और हम तुरंत बाहर आ जाएंगे। वह जियोचे के सामने चली गई और 2 नरम हाथों से उसके शादी के कपड़ों को जल्दी से साफ करना शुरू कर दिया। यह पोशाक पहनना काफी कठिन है। पहले की घटनाओं के कारण आपके कपड़े अस्तव्यस्त हो गए हैं। स्थिर रहो, मैं इसे अभी समाप्त कर दूंगा। बर्फसफेद नाजुक हाथों की एक जोड़ी ने जल्दी जल्दी काम करना शुरू कर दिया। उसने उसके कॉलर को वापस उचित स्थिति में कर दिया और उसकी ढीली बेल्ट को फिर से बांध दिया। उसकी हरकतें झटकेदार थीं, लेकिन उसने इसे गंभीरता से लिया और उसने जो किया उस पर सावधानीपूर्वक ध्यान दिया। जियोचे ने चुपचाप उसकी ओर देखा और उसकी आंखें धीरे धीरे धुंधली हो गईं। यह सामग्री novelfullbook.com की है। यदि आप यह सामग्री पढ़ रहे हैं तो कृपया पढ़ना जारी रखने के लिए वेबसाइट novelfullbook.com पर जाएं। प्रति घंटा सबसे तेज अपडेट। आज वह जिया क्विंग्यू से शादी करने जा रहा था, लेकिन वह निश्चित रूप से जानता था कि जिया क्विंग्यू उससे शादी नहीं कर रही थी क्योंकि वह उससे सच्चा प्यार करती थी। यदि यह उनके पिताओं के लिए नहीं होता, मार्च में जियो जिंग और जिया होंगी के समझौते के बाद जिया क्विंग्यू ने उसकी दिशा में एक नजर डालने की भी जहमत नहीं उठाई होगी। इस दुनिया में एकमात्र लोग जो जियोचे के प्रति दयालु थे, वे उनके दादा जियोली और उनकी छोटी चाची जियो लिंगशी थे। अपने शुरुआती बचपन के दौरान जियो लिंगशी कैंडी के टुकड़े की तरह जियोचे से चिपक गया था। वह जहां भी जाता था वह उसका पीछा करती थी और उसके लिए उससे पीछा छुड़ाना कठिन था। यदि वह कुछ देर तक उसे न देखती तो जोर जोर से रोने लगती। हालांकि जब जियोचे 10 साल का हो गया और यह पुष्टि हो गई कि उसकी गहरी नसें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, तो लिंगशी रातों रात बड़ी हो गई। वह गहरी नसों के टूटने के परिणामों को जानती थी और फिर अपनी पहचान की अवधारणा को उसकी छोटी चाची के रूप में समझती थी। इसने कमजोर जियोचे के जीवन की रक्षा के लिए गहन तरीकों से प्रशिक्षण का उनका शासन शुरू किया। एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट के 24 वर्षों के सपने के बाद जियोचे ने महसूस किया कि जियो लिंगशी की दयालुता के साथ उनका समय जितना शानदार था, उतना ही कीमती भी था। हालांकि जिया क्विंग्यू उसकी पत्नी बनने वाली थी, वह केवल आकाश के सबसे ठंडे चांद की तरह होगी, कुछ ऐसा जिसे केवल देखा जाए लेकिन छुआ न जाए। अगर मैं छोटी चाची जैसी लड़की से शादी करता हूं तो यह सही होगा। इस तरह के विचार जियोचे की मनःस्थिति में अनियंत्रित रूप से उभर आए। जियोचे को कपड़े पहनाने की जटिल गतिविधियों को पूरा करने के बाद जियो लिंगशी ने राहत की सांस ली।
उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और उसके बालों को बिखेर दिया। उसके चेहरे पर कोमल स्नेह की अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से छपी हुई थी। उसके गुलाबी होंठ फूल की पंखुड़ियों की तरह थोड़े से खुले हुए थे। एक अलौकिक गति के साथ ज्योचे ने सहज रूप से अपना सिर झुकाया और अपना मुंह ज्योलिंगसी के सुस्वादु गुलाबी होठों पर दबा दिया। अध्याय 3 मुझसे शादी करो। आह! ज्योलिंगशी चिल्लाया और भयभीत खरगोश की तरह पीछे की ओर उछला। उसकी उंगलियां उसके सुन्न होठों को छू गईं और उसकी खूबसूरत आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और लाल रंग का एक स्पर्श उसके गोरे चेहरे से लेकर उसकी गर्दन के पिछले हिस्से तक तेजी से फैल गया। तुम तुमने मुझे फिर से चूमा। आपकी प्रतिक्रिया हमेशा की तरह वैसी ही है। मासूम ज्योचे के चेहरे पर हृदय विदारक भाव थे। जब हम छोटे थे हम हमेशा आपका पसंदीदा चुंबन चुंबन खेल खेलते थे। आजकल जब भी मैं तुम्हें चूमने की कोशिश करता हूं तो तुम सदमे में आ जाती हो। हाँ, आप जानते थे कि यह तब था जब हम बच्चे थे। ज्योलिंगसी का चेहरा लाल गुलाब के रंग में चमक उठा। अब हम वयस्क हैं और गड़बड़ नहीं कर सकते। आप जल्द ही एक पत्नी पाने वाले हैं। भविष्य में आप केवल अपनी पत्नी को ही चूम सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी छोटी चाची हूं। ज्योलिंगशी ने अपना पैर पटक दिया क्योंकि उसकी सांसें थम गईं। फिर अगर मैं तुम्हें चूमना चाहूं तो क्या करूं? शरारत से मुस्कुराते हुए ज्योचे ने अपना हाथ अपनी ठुड्डी के नीचे रखा। उसके सामने 15 साल की प्यारी लड़की में छोटी चाची की जरा सी भी बाधा नहीं थी। फिर तुम्हें मुझसे शादी कर लेनी चाहिए। ज्योलिंगसी ने गुस्से में अपनी नाक ऊपर कर ली। अरे, आप मेरी चाची हैं, मैं आपसे कैसे शादी कर सकता हूं? ज्योचे ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह तो आप भी जानते हैं। यदि तुमने एक और चुंबन चुराने का साहस किया तो मैं तुम्हारी पत्नी को बता दूंगा और उसे तुम्हें संभालने दूंगा। हम ज्योलिंगशी ने अपनी नाक हवा में उठाकर विजयी भाव से उसकी ओर देखा। ज्योहोंग की आवाज एक बार फिर बाहर से आई। युवा मास्टर, क्या आप तैयार हैं? अब दुल्हन को लाने का समय हो गया है। हाँ, मैं अभी बाहर आ रहा हूँ। ज्योचे ने अपनी वर्तमान पोशाक को देखा और जाने के लिए तैयार हो गया। 2 कदम चलने के बाद ज्योलिंगशी ने उसका हाथ पकड़ लिया और गंभीर चेहरे के साथ कहा, लिटिल चे, जाने से पहले हमने कल जो वादा किया था उसे शब्दशः दोहराए, अन्यथा मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। कल का वादा? ज्योचे ने कुछ देर सोचा और यह कहने से खुद को नहीं रोक सका, ठीक है। जिया क्विंग्यू के साथ शादी में प्रवेश करने के बाद मैं छोटी चाची के बारे में सिर्फ इसलिए नहीं भूलूंगा क्योंकि मेरी एक पत्नी है। मैं पहले की तरह छोटी चाची के साथ उतना ही समय बिताऊंगा। मैं छोटी चाची की आवाजें सुनूंगा और पहले की तरह ही बुलावा आते ही पहुंच जाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि मैं एक भी शब्द भूला हूं। हे, कितना अच्छा लड़का है। ज्योलिंगशी मधुरता से मुस्कुराई लेकिन ज्योचे का हाथ नहीं छोड़ा। हालांकि हम आज एक और जोड़ देंगे जिसे मैं कल भूल गया था। हालांकि जिया क्विंग्यू आपकी पत्नी बनने वाली है लेकिन आपके दिल में वह मुझसे आगे नहीं निकल सकती। अभी उसे दोहराओ, जल्दी करो, जल्दी करो। ज्योचे ने उसकी खूबसूरत आंखों को देखा और कहा, यदि तुम मुझे चूमोगे तो मैं वह वादा करूंगा। फिर मुझसे शादी करो। ज्योचे हार गया था। युवा मास्टर, क्या आप अभी भी तैयार नहीं हैं? शुभ समय से आगे बढ़ना मना था। ज्योहोंग की जरूरी आवाज फिर से बाहर से आई। ज्योचे ने दरवाजे पर अपना हाथ रखा लेकिन अभी तक उसे धक्का देकर नहीं खोला। वह फुसफुसाए, मैं यह वादा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे दिल में आप पहले से ही मेरे नंबर 1 हैं। भले ही 100 जिया क्विंग्यू हो, वह आपकी बराबरी नहीं कर सकती। आप अनमोल हो। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई उसने धक्का देकर दरवाजा खोला और चला गया। ज्योलिंगशी थोड़ी देर के लिए स्थिर खड़ा रहा। उसके होठों के किनारे पर एक चाप बना और वह बाद में खुशी से बाहर निकल गई, एक लड़की की तरह जिसे उसकी पसंदीदा कैंडी दी गई थी। जैसे ही ज्योचे कमरे से बाहर निकला उसकी खूबसूरत शादी की टीम उसका इंतजार कर रही थी। ज्योहोंग ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, युवा मालिक, कृपया घोड़े पर बैठिए। रास्ते में मैं अपने पास मौजूद हर चीज से आपकी रक्षा करूंगा।
लेकिन निस्संदेह आज युवा मास्टर का बड़ा दिन है। मुझे इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि केवल अच्छी चीजें ही होंगी जो घटित होने का इंतजार कर रही हैं। धन्यवाद अंकल होंग। जियोचे जियो होंग को देखकर मुस्कुराया और घोड़े पर चढ़ गया। अचानक उसके बाईं ओर से एक धीमी आवाज आई। ऐसा लगता है जैसे मैं बिल्कुल सही समय पर आया हूं। क्या भाई जियोचे अब अपनी दुल्हन को वापस लाने जा रहा है? शुभकामनाएं। उस आवाज पर जियोचे की भौहें थोड़ी झुक गईं और उसने देखा कि दो युवक धीरे धीरे उसकी तरफ चल रहे हैं। बात करने वाला एक 20 वर्षीय मध्यम कद का युवक था। वह जितना सुंदर था उतना ही सुंदर भी। ताजगी भरे चेहरे के ऊपर उसकी आंखें बिल्कुल साफ थीं और उसके चेहरे पर एक चमकीली मुस्कान थी। उसके पीछे एक दुबला पतला युवक बैठा था। उसके कदम तेजी से वक्ता के पीछे चले। उन्हें देखकर जियोचे मुस्कुराया। ओह, यह भाई यूलोंग और भाई जियोयांग हैं। क्या आप लोग विशेष रूप से मुझे छोड़ने के लिए यहाँ आए हैं? जियो यूलोंग जियो कबीले के नेता का पुत्र था। 20 साल की उम्र में, चाहे वह उनकी उपस्थिति, प्रतिभा, भाषण और ज्ञान का उपयोग हो, वे जियो कबीले में युवा पीढ़ी के शीर्ष पर थे। उनकी गहन शक्ति इस समय नेसेंट प्रोफाउंड दायरे के तीसरे स्तर तक पहुंच गई थी। वह अपने पिता जियो यूनहाई का गौरव और आनंद था और जियो कबीले की भविष्य की आशा भी था। कबीले को उससे बहुत उम्मीदें थीं क्योंकि अगर कोई दुर्घटना नहीं हुई तो वह अगला नेता बनेगा। उनमें कई अच्छे गुण थे, लेकिन उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया। वह कोई ऐसा व्यक्ति था जो सभी के प्रति दयालु और विनम्र थे। यहाँ तक कि जियोचे के प्रति भी, जिसे हर किसी की नज़र में विकलांग माना जाता था। उसने कभी जियोचे का मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि वह जितना नम्र था उतना ही विनम्र भी था। इतना ही नहीं, जियोचे की क्षतिग्रस्त गहरी नस की समस्या का सामना करने पर उन्होंने अक्सर चिंता के संकेत व्यक्त किए। जियोचे को हमेशा यूलोंग पसंद था। उसने यूलोंग की दयालुता की प्रशंसा की और उसकी सराहना की। बेशक ये भावनाएं पिछले जियोचे से आई थीं। जियो यूलोंग के पीछे वाले व्यक्ति की पहचान भी इतनी सरल नहीं थी। वह सिर्फ एक साधारण जियो कबीले का शिष्य नहीं था, वह दूसरे बुजुर्ग का सबसे छोटा पोता जियोयांग था। 19 वर्ष की आयु में वह प्राथमिक गहन क्षेत्र के 9वें स्तर पर थे। जब से वह बच्चा था, वह हमेशा जियो यूलोंग का पीछा करता था और उसकी हर बात सुनता था। हालांकि वह जियोचे के प्रति उतना दयालु नहीं था जितना जियो यूलोंग के प्रति था। भले ही वे दोनों बड़ों के पोते थे, उन्होंने कभी जियोचे की परवाह नहीं की। जब भी जियोचे बातचीत शुरू करने की कोशिश करता, तो वह या तो नजरअंदाज कर देता या नाक चढ़ाकर जवाब देता। जियो कबीले के बुजुर्ग के पोते के रूप में जियोचे के पास न केवल अपना आवास था, बल्कि उनके पास एक अलग छोटा आंगन भी था। उनके दादा जियोली, उनकी छोटी चाची जियोलिंगसी और उनके एकमात्र सबसे अच्छे दोस्त के अलावा वास्तव में बहुत कम लोग उनसे मिलने आए थे। इस समय जियो यूलोंग जियोयांग को उसकी शादी की यात्रा पर जाते देखने के उद्देश्य से उसके साथ आया था। हाँ 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 भई हाँ, जियो यूलोंग ने हार्दिक हंसी के साथ पास आकर कहा। जिस व्यक्ति से आप आज शादी कर रहे हैं, वह हमारे फ्लोटिंग क्लाउड सिटी का नंबर 1 सबसे चमकीला गहना है। यह न केवल हमारे जियो कबीले का बड़ा आयोजन है, बल्कि हमारे फ्लोटिंग क्लाउड सिटी का भी बड़ा आयोजन है। चूंकि आपके पास इस खजाने से शादी करने का मौका है, इसलिए आपका भाई आपके लिए बहुत खुश है। निःसंदेह मुझे ईर्ष्या भी होती है और शर्म भी आती है। हाँ 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 हाँ, जियाओ चे भी हंसे। भाई यूलोंग कितना मजेदार चुटकुला सुनाते हैं। भाई यूलोंग की प्रतिभा के साथ फ्लोटिंग क्लाउड शहर की पूरी महिला आबादी आपके लिए चुनने लायक है। युवा मास्टर, हमें आगे बढ़ना चाहिए, जियाओ होंग ने चेतावनी दी। भाई जियोचे, जल्दी करो। हम आपके जियो कबीले में फ्लोटिंग क्लाउड शहर के सबसे चमकीले रत्न को शानदार ढंग से लाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जियो यूलोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। जियोचे ने सिर हिलाया और तुरंत बैठ गया। शादी की एस्कॉर्ट टीम ढोल और घंटियों की आवाज के साथ आंगन से होते हुए सीधे जिया कबीले निवास की ओर चली गई। जिस क्षण जियोचे नजरों से ओझल हो गया, जियो यूलोंग की मुस्कान ठंडी और धुंधली हो गई। वह अचानक पलटा और जियो यांग के चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा।
उसने धीमी आवाज में फुसफुसाया, दयनीय। जियो यूलोंग का थप्पड़ सीधा मारा गया और जियो यांग का बायां गाल सूज गया। वह जल्दी से जियो यूलोंग के पैरों पर गिर पड़ा और डरते हुए बोला, मैंने स्पष्ट रूप से मर्डरिंग हार्ट पाउडर फेंक दिया और मुझे जो संदेश मिला उससे पुष्टि हुई कि वह गिर गया। मुझे यह भी नहीं पता कि क्या है यहाँ चल रहा है। जियो यूलोंग की भौहें कड़ी हो गईं और उसका चेहरा विकृत हो गया। मैंने जहर पाने के लिए इतना पैसा खर्च किया जिसका इलाज डॉक्टर सीटू के पास भी नहीं है, लेकिन आपने सब कुछ खराब कर दिया। मुझे यह मत बताएं कि आप चाहते हैं कि मैं व्यक्तिगत रूप से जिया क्विंग्यू को उस बेकार जियोचे से शादी करते हुए देखूं। बॉस, वह बच्चा अभी अभी निकला है। हमारे पास शादी की राह पर एक अवसर होगा। हालांकि हम देखे जाने के डर से व्यक्तिगत रूप से इसका ध्यान नहीं रख सकते हैं, हम युवेन परिवार और अन्य लोगों से एक प्रतिरोध बल को उकसा सकते हैं। ऐसे अन्य कुलीन लोग हैं जो जिया क्विंग्यू को चाहते हैं। लोगों को जिया किंग्युए की जियाओचे से शादी के बारे में बात करते हुए सुनकर ही उनके दांत खुजलाने लगेंगे। यदि हम उन्हें थोड़ा प्रोत्साहित करें और एक साथ बाहर जाएं, तो हम सक्षम हो सकेंगे। यह सामग्री novelfullbook.com की है। यदि आप यह सामग्री पढ़ रहे हैं तो कृपया पढ़ना जारी रखने के लिए वेबसाइट novelfullbook.com पर जाएं। हर घंटे सबसे तेज अपडेट। अगर यह वास्तव में इतना आसान था तो मैंने मर्डरिंग हार्ट पाउडर प्राप्त करने में इतना समय क्यों बिताया। जियो यूलोंग ने जियो यांग को बेरुखी से रोका और जारी रखा। जियोचे एक बेकार व्यक्ति है, लेकिन उसके दादा स्पिरिट प्रोफाउंड दायरे के 10वें स्तर पर हैं। कौन उसे अपमानित करने का साहस करेगा? साथ ही जिया क्विंग्यू के पिता ने इस शादी पर बिल्कुल भी आपत्ति नहीं जताई। जिया कबीले और जियोचे को खुले तौर पर अपमानित करने की हिम्मत कौन करेगा? भले ही युवेन परिवार के लड़के शहर के स्वामी के लड़कों के साथ एकजुट हो जाएं, उनका परिवार स्पष्ट रूप से उन्हें कुछ भी करने से रोक देगा। और क्या आपने उस बूढ़े कमीने जियो होंग को व्यक्तिगत रूप से उसका अनुरक्षण करते नहीं देखा? उसके रहते हुए कोई परेशानी कैसे शुरू हो सकती है? बोलते समय जियो यूलोंग ने अपने हाथ भींच लिए। हवा में हड्डी खिसकने की आवाजें गूंजने लगीं। पहली बार जब उसने जिया क्विंग्यू को देखा तो उसने सोचा कि उसका सामना एक देवदूत से हुआ है और वह पहले ही खो चुका था। तब से उसने इस जीवनकाल में जिया क्विंग्यू को अपनी पत्नी बनाने की कसम खाई। लेकिन जिया क्विंग्यू वास्तव में जियो कबीले के सबसे तिरस्कृत जियोचे से शादी करने जा रही थी। वह इसे स्वेच्छा से कैसे स्वीकार कर सकता है? बॉस, असल में आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जियो यांग ने जियो यूलोंग के चेहरे के हावभाव को देखा और ध्यान से कहा, इसके बारे में सोचो। जिया क्विंग्यू के स्वभाव के साथ, जिसने कभी भी फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में किसी भी प्रतिभा पर नजर डालने की जहमत नहीं उठाई, क्या वह उस बच्चे जियोचे को भी पसंद करेगी? वह जियोचे से शादी क्यों कर रही है? इसका एकमात्र कारण 16 साल पहले हुआ एक समझौता है। अगर वह परिवार में शादी करती है तो जियोचे के लिए उसकी उंगली छूना भी बिल्कुल असंभव है। हमारे जियो कबीले में प्रवेश करने के बाद बॉस की उससे मुलाकात की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। उस बेकार जियोचे की तुलना बॉस की प्राकृतिक सुंदरता और प्रतिभा से नहीं की जा सकती। थोड़ी देर के बाद जिया क्विंग्यू को कैसे प्रभावित नहीं किया जा सका। उस समय तक जियो यांग के शब्दों को सुनकर जियो यूलोंग की उदासी फैलने लगी, जबकि उसकी संकीर्ण आंखें झुक गईं। उसने अपनी उंगली से अपनी नाक की नोक को छुआ और फुसफुसाया, आपने बहुत ही उचित बात कही है। ऐसा लगता है कि उस बेकार जानवर को जहर देकर न मार पाना भी एक अच्छी बात हो सकती है। अध्याय 4, विवाह जुलूस। फ्लोटिंग क्लाउड सिटी ब्लू वाइन साम्राज्य का सबसे छोटा शहर था। यह इतना छोटा था कि इसे शहर कहलाने लायक भी नहीं था, शायद इसे एक शहर कहना अधिक उचित होगा। फ्लोटिंग क्लाउड सिटी न केवल सबसे छोटा शहर था, बल्कि स्थान की दृष्टि से भौगोलिक रूप से सबसे दूरस्थ भी था। जनसंख्या, अर्थव्यवस्था और यहाँ तक कि औसत गहन शक्ति भी सबसे निचले स्तर पर थी। इन दिनों फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के निवासी अक्सर ब्लू विंड एम्पायर में एक भूले हुए कोने के रूप में खुद का मजाक उड़ाते हैं। फ्लोटिंग क्लाउड सिटी आज विशेष रूप से जीवंत थी क्योंकि यह जियोचे और जिया क्विंग्यू की बड़ी शादी का दिन था।
अगर यह केवल जियोचे की शादी होती तो किसी को इसकी परवाह नहीं होती, लेकिन जिया क्विंग्यू की शादी फ्लोटिंग क्लाउड सिटी की सबसे बड़ी सनसनीखेज घटना थी। जिया कबीला एक ऐसा कबीला नहीं था जो पूरी तरह से गहन कलाओं में प्रशिक्षित था। यह एक ऐसा कबीला था जो पीढ़ियों से व्यवसाय में विशेषज्ञता रखता था। हालांकि उन्हें ब्लू वाइन साम्राज्य के अन्य लोगों के बीच अमीर नहीं कहा जा सकता था, फ्लोटिंग क्लाउड सिटी की सबसे समृद्ध कुलों की सूची में जिया कबीला शीर्ष पर था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि जिया कबीला कमजोर था। अपनी प्रचुर संपत्ति के साथ वे स्वाभाविक रूप से अपने विशाल भाग्य की सुरक्षा के लिए विशेषज्ञों को नियुक्त करने का जोखिम उठा सकते थे। जिया कबीले के नेता के दो बच्चे थे, जिया युआनबा और जिया क्विंग्यू। उनके बेटे और बेटी दोनों को पारिवारिक व्यवसाय में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने पूरी तरह से गहन तरीकों के प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया। जिया होंगी ने कभी भी उनके फैसले का विरोध नहीं किया और इसके बजाय उन्हें अपना रास्ता जारी रखने की अनुमति दी। जिया क्विंग्यू ने अपनी प्रतिभा से फ्लोटिंग क्लाउड सिटी को आश्चर्यचकित करने के बाद यह और भी अधिक संभावना नहीं थी कि वह उसकी वृद्धि को रोक देगा। जिया क्विंग्यू के अद्भुत ईश्वर प्रदत्त उपहार के कारण फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के प्रमुख परिवार उनकी उपस्थिति में अपने सर्वोत्तम व्यवहार पर थे। आखिरकार यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया था कि जिया क्विंग्यू किसी दिन पृथ्वी के गहन क्षेत्र या यहाँ तक कि आकाश के गहन क्षेत्र तक पहुँच सकता है भविष्य में। उस समय जिया कबीले के पास न केवल सबसे अधिक संपत्ति होगी, बल्कि फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में सबसे प्रभावशाली शक्ति भी होगी। हालांकि जिया कबीले ने शहर की सबसे प्रतिभाशाली लड़की को जियाओ चे से शादी करने दी थी, जिसका कोई संभावित भविष्य नहीं था। कौन जानता है कि कितने लोगों को उस निर्णय पर पछतावा है। बेशक ईर्ष्या और ईर्ष्यालु घृणा की भावना वाले लोग अधिक थे। चूंकि यह जिया कबीला अपनी बेटी की शादी कर रहा था, इसलिए तमाशा वास्तव में बहुत खराब नहीं था। जैसे ही जियोचे बाहर गया, उसने लाल कालीन की एक लंबी कतार देखी जो उसके दरवाजे के प्रवेश द्वार से शुरू हुई थी। यह लाल कालीन जियो कबीले का शुरुआती बिंदु था और यह जिया कबीले की दिशा की ओर मोड़ और मोड़ में फैला हुआ था। जैसे ही जियो कबीले की शादी की टीम सामने आई, फ्लोटिंग क्लाउड सिटी की सड़क पर शोर मचने लगा। सड़क के दोनों ओर सड़क दर्शकों से खचाखच भरी थी। जैसे ही जियोचे टीम के साथ कदम मिला रहा था, भीड़ से विभिन्न फुसफुसाहट उसके कानों में प्रवेश कर गई। देखना, वह जियो कबीले के 5वें बुजुर्ग का पोता है। मैंने अफवाहें सुनी हैं कि उसकी गहरी नसें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और वह अपने जीवन में कभी भी प्राथमिक गहन क्षेत्र के पहले स्तर तक भी नहीं पहुंच पाएगा। कॉम पढ़ना जारी रखें, प्रति घंटा सबसे तेज अपडेट। ओह, यह पहली बार है जब मैंने उसे व्यक्तिगत रूप से देखा है। यदि आपने उसे पहले नहीं देखा है तो यह सामान्य है। एक दादा के लिए इस तरह के जिद्दी बैल और इस तथ्य के साथ कि वह स्वयं किसी काम का नहीं है, क्या आपके पास बाहर जाने के लिए चेहरा भी होगा? ओह, जिया क्विंग्यू की वास्तव में ऐसे व्यक्ति से शादी होने के लिए स्वर्ग वास्तव में अंधा होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि उनके पिता जियो यिंग और जिया होंगी शपथ ग्रहण करने वाले भाई बन गए जब जियो यिंग ने अपनी सबसे बड़ी ताकत का उपयोग करने के बाद जिया क्विंग्यू की जान बचाई। जिया होंगी ने तब वादा किया कि उनकी बेटी जिया क्विंग्यू के 16वें जन्मदिन पर वह जियो यिंग की बहू बनेगी। कुछ ही समय बाद जियो यिंग एक हत्यारे के हाथों गिर गई। अपने पिछले परिश्रम के कारण वह वापस लड़ने में असमर्थ था। यह खबर जिया होंगी पर उल्कापिंड की तरह गिरी और उसे बेहद दोषी महसूस हुआ। अब जबकि क्विंग्यू आखिरकार आज 16 साल का हो गया था और हालांकि जियाओ यिंग का बेटा एक मूर्ख है, जिया होंगी अपने भारी पश्चाताप की भावनाओं के कारण अपना वादा तोड़ने को तैयार नहीं था। और आभार। यदि ऐसा नहीं होता तो वह लड़का जिया क्विंग्यू से शादी कैसे कर सकता था? क्या जिया क्विंग्यू हमारे फ्लोटिंग क्लाउड सिटी का सबसे बड़ा खजाना है? यदि उसके पास 5वें बुजुर्ग के पोते होने का दर्जा नहीं होता तो वह फर्श पर मिट्टी तक भी नहीं माप सकता था। मैं शायद उससे 100 गुना ज्यादा ताकतवर हूं। यह दुनिया बहुत अनुचित है। मेरे सपनों की देवी ऐसे कूड़ेदान से शादी करने वाली है। मैं इस तथ्य को स्वीकार करने के बजाय मर जाना पसंद करूंगा। आह,
घोड़े पर सवार जियोचे की आंखें चमकदार, शांत थीं जो एक गहरे चरित्र को व्यक्त करती थीं। उनकी अभिव्यक्ति सुरुचिपूर्ण थी और उन्होंने हल्का अनुग्रह प्रदर्शित किया। उसके लंबे बाल उसकी चमकदार लाल शादी की पोशाक के पीछे लहरा रहे थे और उसके पूरे शरीर से सुंदरता की झलक मिल रही थी। भीड़ से बड़बड़ाने की आवाजें, इसमें सभी प्रकार के दुर्भावनापूर्ण संकेत शामिल थे। हालांकि भीड़ से ईर्ष्या, आक्रोश, पूर्वाग्रह, उपहास, तिरस्कार ने उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। वह भीड़ से बेखबर लग रहा था क्योंकि उसके चेहरे पर अभी भी एक खूबसूरत मुस्कान बिखरी हुई थी। यह पता नहीं चला कि कितनी लड़कियों ने प्यार में डूबी आंखों के कारण अपना दिल खो दिया। हालांकि जियोचे की गहरी ताकत सबसे कम थी, उसकी शक्ल वास्तव में उतनी बुरी नहीं थी। उसे जियो यूलोंग से भी आगे कहा जा सकता है। इस तथ्य के साथ कि वह अपनी कम गहन शक्ति के कारण कभी कभार ही बाहर जाता था, वह बहुत सफेद और नाजुक दिखता था, बिल्कुल एक जीवित गुड़िया की तरह। इसलिए भले ही अनगिनत युवा जियोचे से इतनी नफरत करते थे कि उनके दांत खट्टे हो जाते थे, उन्हें भी अपने दिल की गहराई में यह स्वीकार करना पड़ा कि वह ऐसा दिखता था मानो वह वास्तव में जिया क्विंग्यू के योग्य हो। मैंने सोचा था कि जियोचे आज गाड़ी में सवार होगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह घुड़सवारी कर रहा है। उस स्वभाव से ऐसा लगता है मानो अफवाहें सच नहीं थीं। जिस कूड़े को लोग आमतौर पर हे दृष्टि से देखते हैं, वह हमारे फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के सबसे बड़े खजाने से मेल खाने वाला है। निःसंदेह उसे गर्व होना चाहिए। वह चेहरा खोने से कैसे डर सकता है? एक कड़वी आवाज आई। मैंने सुना है कि युवेन कबीले के युवा मास्टर के साथ साथ अन्य परिवारों के अन्य युवा मास्टरों को जिया क्विंग्यू के साथ ले जाया गया है। क्या आपको लगता है कि वे इस जुलूस को रोकने आएंगे? हाँ, सही। जियोचे और कुछ नहीं बल्कि उसके दादा जियोली हैं। हमारे फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के सभी विशेषज्ञों को उनकी उपस्थिति में उनका सम्मान करना होगा। उनके बेटे की पहले ही मौत हो चुकी है और उनका केवल एक पोता बचा है। उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत से ही अपने पोते की देखभाल की। यदि कोई परेशानी खड़ी करेगा तो उसे जियोली के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। जो कोई भी ऐसा करने का साहस करेगा उसे अपना सिर खोना पड़ेगा। इसके अलावा यह कोई जबरन विवाह नहीं है। जिया कबीले के क्रोध को भड़काने के लिए परेशानी पैदा करने की हिम्मत कौन करेगा? मेरा अनुमान है कि अभी वे सभी प्रेमी युवक जो वास्तव में जुलूस में बाधा डालेंगे, मजबूती से अपने ही घर में बंद हैं। बारात सामान्य ढंग से चली, न बहुत तेज न बहुत धीमी। 5 किलोमीटर से अधिक की यात्रा में लगभग 1.5 घंटे का समय लगा। साला, जैसे ही उसने जिया कबीले के मुख्य प्रवेश द्वार को देखा, उसे एक जंगली रोने की आवाज सुनाई दी। एक लंबा, मजबूत व्यक्ति जियोचे की ओर दौड़ा। ये शख्स इतना बूढ़ा तो नहीं था, लेकिन उसकी लंबाई कम से कम 2 मीटर थी। उसका शरीर बैल के समान मजबूत था और जब वह पास आता था तो जमीन कांपने लगती थी। जैसे ही जियोचे ने उसे पास आते देखा, उसने कड़वा घूंट पिया और चौड़ी आंखों से बोला, युआनबा, मैंने तुम्हें सिर्फ 1 महीने से नहीं देखा है, तुम फिर से इतनी लंबी कैसे हो गई? यह आदमी, उसे लड़का कहना अधिक सटीक होगा क्योंकि वह जिया क्विंग्यू का छोटा भाई जिया युआनबा है। वह इस वर्ष 15 वर्ष का हो गया। हाँ, वह वास्तव में केवल 15 वर्ष का था। हालांकि अगर आप उसके शरीर पर नजर डालें तो कोई सोच भी नहीं सकता कि वह अभी 15 साल का हुआ है। 2 मीटर लंबा। अपने घोड़े पर जियोचे की ऊंचाई जिया युआनबा के बराबर थी। युआनबा का वजन 175 किलोग्राम से अधिक था। यह संख्या निश्चित रूप से इतनी अधिक नहीं थी क्योंकि युआनबा मोटा था, बल्कि यह उसकी बड़ी मजबूत मांसपेशियों के कारण था। उसकी मांसपेशियां गहरे भूरे रंग की धात्विक चमक वाली थीं और उसकी आश्चर्यजनक ताकत को प्रदर्शित करती थीं।
प्राथमिक गहन क्षेत्र के चौथे स्तर पर उनकी गहन शक्ति केवल औसत थी, लेकिन उनकी शारीरिक शक्ति बहुत प्रभावशाली थी। वह प्राथमिक गहन क्षेत्र के छठे स्तर के लोगों के साथ बराबरी से लड़ सकता था। जिया युआनबा जियोचे का सबसे अच्छा दोस्त था, उसका एकमात्र दोस्त। छोटी उम्र से ही उन्होंने जियोचे को हमेशा अपना जीजा कहा था, और जब वे बच्चे थे तो वे अक्सर एक साथ खेलते थे। 8 साल का होने से कुछ दिन पहले जिया युआनबा वास्तव में एक काला और पतला बच्चा था। उसे अक्सर धमकाया जाता था, लेकिन जब से वह 8 साल का हुआ, ऐसा लगा जैसे उसने कुछ गलत खा लिया हो और उसके विकास में भारी उछाल आया हो। उसकी ऊंचाई, वजन और भूख सभी बढ़ गई और उसकी ताकत में वृद्धि बिल्कुल आश्चर्यजनक थी। अब 15 साल की उम्र में, हालांकि उसका चेहरा पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुआ था क्योंकि यह अभी भी काफी बचकाना था, उसका आकार विशाल अनुपात का था। जियोचे का विस्मयादिबोधक सुनने के बाद जिया युआनबा ने शर्मिंदगी से अपना सिर रगड़ा। यहाँ तक कि मैं भी इसकी मदद नहीं कर सकता। मेरे पिता मुझसे रोज डाइट पर रहे। अरे जीजाजी, आज आप आखिरकार मेरे जीजाजी बन ही सकते हैं। जिया युआनबा की मुस्कान ईमानदार थी क्योंकि वह खुशी से इस दिन का इंतजार कर रहा था। उनकी राय में पत्नी के रूप में इतनी मजबूत बहन के साथ कोई भी जियोचे को नीची नजर से देखने की हिम्मत नहीं करेगा। जल्दी करो और अंदर आओ, मेरी बहन पहले से ही तैयार है। उसने अपना सिर थपथपाया। ओह, मैं दरवाजा खोलूंगा। उसके बाद जिया युआनबा जिया कबीले के प्रवेश द्वार की दिशा में मुड़ गया और मांस के एक मोबाइल पहाड़ की तरह भाग गया। जुलूस जिया कबीले के प्रवेश द्वार पर आया। दरवाजे पर जियोचे ने मुस्कुराते हुए जिया होंगी को देखा। वह जल्दी से उतरा और जिया होंगी के सामने खड़ा हो गया। उन्होंने आदरपूर्वक अभिवादन किया। अंकल जिया। हाँ हाँ, इतने समय बाद भी आप मुझे अंकल ही कहते हैं। जिया होंगी हंसे। उसका कद लंबा नहीं था क्योंकि वह सामान्य, थोड़े अधिक वजन वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति जैसा दिखता था। हालांकि अगर कोई उसे देखे और सरल और ईमानदार शब्द दिमाग में आए तो फ्लोटिंग क्लाउड के पूरे शहर में कोई भी उसे नीची नजर से देखने की हिम्मत नहीं करेगा। जियोचे की आंखें चमक उठीं और विनम्रता से उत्तर दिया, ससुर जी। वह जिया होंगी के प्रति हमेशा सम्मानजनक रहे थे क्योंकि होंगी उनके पिता के सौतेले भाई थे। छोटी उम्र से ही उसे कई लोगों की तिरस्कारपूर्ण नजरों का सामना करना पड़ा, लेकिन जिया होंगी ने हमेशा उसकी कोमलता से परवाह की थी। भले ही वह विकलांग गहरी नसों के साथ पैदा हुआ था, जिया होंगी ने कभी भी अपने पिता के साथ किए गए समझौते का उल्लंघन नहीं किया था। यह समझौता कि जिया किंग्युए 16 वर्ष की हो जाने पर जियोचे से शादी करेगी। हाँ हाँ बढ़िया, जिया होंगी ने सिर हिलाया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और जियोचे के कंधे को थपथपाया। चियर, आज से मैं तुम्हें जिया क्विंग्यू दूंगा। हालांकि आप कोई बड़े नायक नहीं हैं, आप जियो यिंग के बेटे हैं, इसलिए जब मैं तुम्हें मेरी बेटी दे दो। तुम्हारे पिता जियो यिंग एक अद्भुत व्यक्ति थे। उनका शपथ भाई बनने का मुझे इस जीवन काल में कभी अफसोस नहीं होगा क्योंकि वह एक भावुक और धर्मी व्यक्ति थे। आप जियो यिंग के बेटे हैं। भले ही आपकी गहरी नसें क्षतिग्रस्त हो गई हों,
मुझे विश्वास नहीं है कि आप भविष्य में एक सामान्य व्यक्ति बने रहेंगे। मेरी बेटी के साथ अच्छा व्यवहार करो। उन लोगों के लिए जो बकवास करते हैं और केवल द्वेष में अपना मुंह फड़फड़ा सकते हैं, उन सभी को बर्बाद कर दो। जियोचे की आंखें गुस्से से जल उठीं। उसने दृढ़तापूर्वक धीरे से सिर हिलाया। ससुर जी, आप चिंता न करें। हालांकि अब लोग मुझे घृणा की दृष्टि से देखते हैं, एक बार जब मेरी गहरी नसें ठीक हो जाएंगी तो एक सोया हुआ अजगर रसातल से जाग जाएगा। मैं उन लोगों को आज्ञाकारी बना दूंगा जो मुझे नीची दृष्टि से देखते हैं और जो सोचते हैं कि जिया कबीले ने अपने दामाद को धोखा दिया है, वे आज्ञाकारी रूप से अपना जाल बंद कर देंगे। जिया होंगी उसके गुस्से से आश्चर्यचकित था। वह हमेशा से जानता था कि जियोचे एक कमजोर दिमाग वाला, हल्का स्वभाव वाला और अचेतनहीन भावना वाला व्यक्ति था। जियोचे की निडर वाणी, तीखी नजरें और शांति ने उसे जियोचे को एक बिल्कुल नई रोशनी में देखने पर मजबूर कर दिया, जो उसके पिछले दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग था। अच्छा, जिया होंगी ने सिर हिलाया और जियोचे को फिर से कंधे पर थपथपाया। मुझे पता था कि जियोयिंग का बेटा कोई साधारण बच्चा नहीं होगा। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब यह ड्रैगन सामने आएगा। अब ठीक है, विंग्यू आपका इंतजार कर रहा है, जारी रखें।